हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट एंड फ्यूरियस क्लासेस बार। दिस इज करण कुमार शर्मा। आप लोग जो पढ़ रहे हो 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 5 पढ़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इस चैप्टर में ऑलरेडी जो है 6 से 7 क्लासेस हो चुके हैं। जिन बच्चों ने पीछे के क्लासेस को अटेंड नहीं किया, सबसे पहले पीछे के क्लासेस को अटेंड करेंगे, तभी आगे की बात आपको समझ में आएगी। और साथ साथ जो है आप लोग एनसीईआरटी रीड करते जाइए, और उससे कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है बाबू। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, जिसको देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सटन एवं बॉमेडी। सटन एवं बॉमेडी ने क्या किया था, 1902 ईस्वी में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। अब वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत के दौरान वो बताना चाह रहे थे कि हमारा जो गुणसूत्र है वह मेंडल के कारक की तरह कार्य करता है, तो कहीं मेंडल का जो कारक है वो गुणसूत्र ही तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उनकी जो ये अवधारणा थी वो गलत साबित हुई, क्योंकि बाद में रिसर्च पे पता चला कि जो मेंडल का कारक है उसका रिलेशन गुणसूत्र से जरूर है, लेकिन गुणसूत्र एक्चुअली में मेंडल के कारक नहीं है। मेंडल के जो कारक है वो गुणसूत्र पर उपस्थित छोटे छोटे खंड होते हैं, जिसको हम लोग जीन कहते हैं। तो आज के डेट में हमको पता है कि एक्चुअली में मेंडल के जो कारक थे वो जीन है, ठीक है ना बाबू। चलिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में चर्चा की गई है टी.एच. मॉर्गन की। टी.एच. मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन की। आप जो पिक्चर आप देख पा रहे हो स्लाइड के ऊपर, आप जो पिक्चर डेस्कटॉप पे देख पा रहे हो, ये जो पिक्चर है ये है टी.एच. मॉर्गन की पिक्चर है। टी.एच. मॉर्गन, जिसको हम लोग जो है थॉमस हंट मॉर्गन भी कहते हैं, थॉमस हंट मॉर्गन भी कहते हैं, ठीक है ना। और जिस तरह से मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में पी प्लांट का सिलेक्शन किया था, उसी तरह से मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में फ्रूट फ्लाई का सिलेक्शन किया था। फ्रूट फ्लाई, फलों के ऊपर आप देखते हो ना जो बड़ी वाली मक्खी भिनभिनाते रहती है, वही है फ्रूट फ्लाई। क्या है बाबू? फ्रूट फ्लाई, जिसको हम लोग ड्रोसोफिला कहते हैं, ड्रोसोफिला कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका पूरा नाम हो गया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इसका पूरा नाम होता है, ठीक है ना बाबू। तो थॉमस हंट मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो था फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर था। क्लियर ना बाबू? जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का पिक्चर है, जो कि हमको फलों के आसपास जो है भिनभिनाते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है ना बाबू। चलिए, हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत जानकारी थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा जानकारी ड्रोसोफिला के बारे में ले लेते हैं, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, सेम उसी प्रकार से मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया और डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, और बहुत सारी नई नई चीजों को जेनेटिक के फील्ड में इन्होंने इवॉल्व किया, ठीक है ना। बहुत सी नई नई जानकारियों को इन्होंने दिया। वो कौन कौन सी जानकारियां थी, इनके एक्सपेरिमेंट जब हम रीड करेंगे तो वहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ये है थॉमस हंट मॉर्गन है, क्लियर है। तो इनका जो पूरा नाम हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग लास्ट टॉपिक में जो पढ़े थे वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों का था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था, जिनको देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो सुटॉन एवं बॉमेडी, सुटॉन एवं बॉमेडी ने दिया था, और 1902 ईस्वी में दिया था, यानी रीमैंडलिज्म के बाद दिया था,
जब मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हो गई, उसके बाद क्या हुआ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया सटन एवं बामेडी के द्वारा 1902 ईस्वी में। क्लियर ना बाबू। अब ये जो थॉमस हंट मॉर्गन जो है वो स्टोरी में कब आते हैं, तो थॉमस हंट मॉर्गन जो स्टोरी में आते हैं वो 1908 से लेकर और 1911 के बीच में, 1908 से लेकर 1911 के बीच में, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किया था और जो भी रिजल्ट इन्होंने दिया वो 1908 से 1911 के बीच में जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसके मुताबिक इन्होंने अपने रिजल्ट्स को जेनेटिक के फील्ड में इन्होंने प्रस्तुत किया। क्लियर ना। तो इनका जो पूरा नाम हो जाता है थॉमस, इसको लिख लेना है बाबू, थॉमस हंट मॉर्गन। इनका पूरा नाम हो जाता है थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको शॉर्ट में हम लोग टीएच मॉर्गन कह लेते हैं, या फिर कहीं कहीं हम सिर्फ और सिर्फ मॉर्गन कहेंगे, थॉमस हंट मॉर्गन। क्लियर ना। इनको जो है हम जैसे ही जेनेटिक्स शुरू किए थे तो वहां पर हमने बात किया था कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो हमको पता था फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वह मेंडल है। ठीक है ना। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो हमने नाम लिया था टीएच मॉर्गन का। ठीक है ना। तो ये जो है इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इनको जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है ना। जेनेटिक्स के फील्ड में इन्होंने बहुत सारे नियमों को दिया। ठीक है ना। और उस नियमों के लिए, उस नए नए रूल्स के लिए इन्हें 1933 ईस्वी में इनको क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1933 ईस्वी में इन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है। चलिए, इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था इनका ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर था। क्लियर ना। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर था। जेनेटिक्स के फील्ड में इन्होंने बहुत सारे काम किया, बहुत सारे नए नए रूल्स को दिया, जिसमें से कुछ जो है हम यहाँ पे कुछ को ही लिख रहे हैं बाबू। ठीक है ना। इन्होंने जो रूल्स दिए थे, कुछ रूल्स जो है या फिर कुछ लॉज जो है, सबसे पहले हम लॉज की बात करें तो इन्होंने दिया था सेक्स लिंक्ड, एल है बाबू ये, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। ठीक है। दूसरा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में किसने बताया था, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में किसने बताया था, तो मॉर्गन ने बताया था। ठीक है। लिंकेज के बारे में किसने बताया था, तो लिंकेज के बारे में भी बताने वाले जो व्यक्ति थे वो मॉर्गन थे। ठीक है। तो हम बस बेसिकली इतना ही बात करेंगे। ठीक है, इनके बारे में। हालांकि इन्होंने बहुत सारे रूल्स को दिए, बहुत सारे नए नए लॉज को दिए, तो हम जो है बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम तीन ही चीज पे चर्चा करेंगे। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, और लिंकेज क्या होता है। क्लियर ना। चलिए ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल का सिलेक्शन किया था वो था क्या, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर था, जिसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ठीक है ना। ये है फ्रूट फ्लाई। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया होगा। ये जो पिक्चर है बाबू किसका है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर का पिक्चर है। हाँ या ना, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर का पिक्चर है। ए नंबर में जो है मेल को दिखाया जा रहा है और बी नंबर में जो है फीमेल को दिखाया जा रहा है। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये जो ड्रोसोफिला होता है, ये जो ड्रोसोफिला है
ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, ये जो ड्रोसोफिला का जनरली जो साइज होता है ना बाबू, चलिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये इसको कॉमनली हम लोग कहते हैं क्या है। तो कॉमनली यानी कि सामान्यतः हम लोग जो है कॉमनली नोन एज फ्रूट फ्लाई, इसको कॉमनली हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं। कॉमनली हम लोग इसको क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इसकी साइज की अगर हम बात करें तो इसकी जो साइज होती है ना, वो मैक्सिमम इसकी साइज जो है 2 mm की होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये हमको कहाँ मिलता है, तो ये हमको मिल जाता है बाबू फलों के ऊपर मिल जाता है, यानी जो पके हुए फल होते हैं उसके ऊपर मिल जाता है। तो हम लिख सकते हैं फाउंड ओवर, यानी ऊपर मिलते हैं। किसके ऊपर मिलते हैं, राइप फ्रूट, यानी पके हुए फलों के ये क्या है, ऊपर हमको मिल जाते हैं। और कॉमनली कौन कौन से फलों में हमको ये देखने को मिल जाएगा, तो कॉमनली ये मैंगो में देखने को मिल जाता है, मैंगो। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, बनाना में हमको देखने को मिल जाता है, बनाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों फलों पे होगा, इस और भी फलों पे होते हैं, लेकिन साधारणतः हमको जो है मैंगो और बनाना के ऊपर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब एक्चुअली ये मैंगो और बनाने के पास आता क्यों है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है ना बाबू, मैंगो के ऊपर जब मैंगो जो है वो पक जाता है, जब वो राइप हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर क्या है कि कुछ ईस्ट ग्रो करने शुरू कर देता है मैंगो के ऊपर या बनाना के ऊपर जो है ईस्ट। आप देखते होंगे कि मैंगो के ऊपर जो फंगस आ गया वाइट कलर का, या फिर बनाना के ऊपर फंगस लग जाता है, कॉमनली ये देखने को मिल जाता है। तो एक्चुअली ये मैंगो से अट्रैक्ट नहीं होता है, एक्चुअली ये जो अट्रैक्ट होता है, एक्चुअली अट्रैक्टेड टू ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ आकर्षित होता है। और इसको ईस्ट जो मिल जाता है वो कहाँ मिल जाता है, तो जो पके हुए फल होते हैं इसके ऊपर इसको देखने को मिल जाता है, इसीलिए पके हुए फलों की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। एक्चुअली अट्रैक्टेड टू ईस्ट सेल्स ओवर राइप फ्रूट्स, यानी कि जो पके हुए फल होते हैं इसके ऊपर हमको क्या है कि ईस्ट की कोशिकाएं देखने को मिल जाती है, और ये ईस्ट की कोशिकाओं से अट्रैक्ट होकर फलों के ऊपर आते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात ये उठता है कि जो मॉर्गन थे उन्होंने ड्रोसोफिला का सिलेक्शन क्यों किया। जैसे हमने बात किया था ना कि जो मेंडल थे उन्होंने पी के प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, इसी प्रकार से हम यहाँ भी क्वेश्चन रिसीव कर सकते हैं, क्वेश्चन उठा सकते हैं कि हाँ मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में सेलेक्ट क्यों किया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन, कि भाई मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही चूज क्यों किया। ठीक है, तो सबसे पहला इसका आंसर तो ये हो जाता है बाबू कि ड्रोसोफिला का जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन अवधि जो होती है वो काफी छोटा होता है। तो जिसका जीवन अवधि काफी छोटा होगा, ठीक है ना, जिसका जीवन अवधि काफी छोटा होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, कम समय में उसके अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या होता है, काफी छोटा होता है, यानी कि शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसका, सॉरी स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए, यहाँ पर हम फ्रूट फ्लाई की बात कर रहे हैं बाबू, मे फ्लाई की नहीं बात कर रहे, क्योंकि मे फ्लाई जो होता है, जो घरेलू मक्खी होती है मे फ्लाई, इसका जो लाइफ स्पैन होता है ये सिर्फ और सिर्फ 1 डे का होता है, 1 दिन का। ठीक है, लेकिन जो फ्रूट फ्लाई है इसका लाइफ स्पैन जो होता है ये 1 to 2 वीक का, यानी मैक्सिमम 2 वीक का होता है, मैक्सिमम 2 वीक का होता है, यानी 2 हफ्ते का होता है। ठीक है ना। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 2 वीक का इसका लाइफ स्पैन देखने को मिलता है। ठीक है, 2 वीक का। चलिए इसके अलावा ये जो है इजीली अवेलेबल हो जाता है,
ठीक है ना। इसको अगर आपके घर पे लाना है तो आप सिंपल क्या कीजिए, पके हुए जो फल होते हैं उसको कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए। अब देखिए वो कहीं से भी ये क्या करेगा, सूंघता हुआ स्मेल से ये आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, ये इजीली क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तीसरा तो रीजन ये हो जाता है इसका कि ये जो है पूरे साल ब्रीड कर सकता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा था ना कि कुछ जीव जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रूट फ्लाई है ना वो कंटिन्यूअस ब्रीडर है, यानी कि ये पूरे साल जो है जनन कर सकता है, जनन के लिए कोई स्पेशल सीजन नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं काइन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ष क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, कोई स्पेशल सीजन नहीं होता इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिस प्रकार से क्या हो रहा था कि मेंडल ने जो पी प्लांट का सिलेक्शन किया था, तो पी प्लांट में क्या होता है कि एक पोड अगर एक फली ले लिया जाए तो एक फली में बहुत सारे बीज मिल जाते हैं, ठीक है ना। अगर आम का पौधा वो लिए होते तो एक फल में सिर्फ एक ही बीज मिलता, लेकिन पॉड में क्या है एक से अधिक बीज मिल जा रहे थे, ठीक है ना। तो एक से अधिक वो बीज मिल रहा था, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसको बहुत सारे संतति मिल रहे थे। यहाँ पर भी बात है बाबू कि जब एक सिंगल मेट अगर कराया जाए, एक बार सिर्फ ये प्रजनन करते हैं, ये एक बार प्रजनन करते हैं, तब जाकर क्या होता है कि सैकड़ों की संख्या में ये संतति को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जैसे ह्यूमन क्या है, एक प्रजनन में क्या करेंगे, वो एक ही संतति को उत्पन्न करेंगे, इनके साथ ऐसा नहीं है। एक प्रजनन में ये सैकड़ों की संख्या में क्या करते हैं, संतति को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो सिंगल अगर मेटिंग इसको में सिर्फ कराया जाए, सिर्फ एक ही मेटिंग कराते हैं हम, मेटिंग का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। एक ही मेटिंग कराया जाए यानी एक ही बार ब्रीड कराया जाए तो क्या होगा, ये जो है बहुत सारे संतति को प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स यानी सैकड़ों ना, हंड्रेड्स ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी वर्ड यूज कर सकते हैं, संतति हम हिंदी में बोल सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग, यानी कि एक बार मेटिंग कराया जाए तो ये क्या है कि सैकड़ों संतति को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट हम इसकी स्पेशलिटी की बात करें, जिसके कारण इन्होंने क्या किया कि ड्रोसोफिला को सिलेक्शन किया, तो ये क्या करते हैं कि सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म को शो करते हैं। जैसे ह्यूमन जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करते हैं ना बाबू, लैंगिक द्विरूपिता को शो करते हैं, नर अलग दिखाई देता है, मादा क्या है, अलग दिखाई देता है। इनके साथ भी कंडीशन वही है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाई देता है। अब बोलोगे सर ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हमको ड्रोसोफिला में कैसे पता चलेगा, तो देखिए बाबू, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किस तरह से ये प्रदर्शित करता है, जो इनके फीमेल होते हैं वो लार्जर होते हैं। ये फीमेल क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फीमेल क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। आप देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी का ही डायग्राम हमने दिखाया है, हमने यहाँ पे क्या शो किया, फीमेल, और फीमेल का जो साइज है वो क्या है, काफी बड़ा है, हाँ या ना। और जो मेल होते हैं वह मादा से छोटे होते हैं, यानी कि जो फीमेल होंगे वो क्या होंगे, शॉर्टर होंगे। तो यहाँ पर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है ना। मेल जो होंगे वो बड़े होंगे और फीमेल क्या होंगे, छोटे होंगे। तो सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलता है, आसानी से हम देख के बता सकते हैं कि कौन नर है और कौन मादा है, क्लियर है। इसके अलावा क्या था, इसको हम क्या करते हैं बाबू, अच्छा कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं। चलिए नेक्स्ट जो छठा नंबर का इनका जो स्पेशलिटी हो जाता है, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का, इनमें क्रोमोसोम की संख्या काफी कम होती है, ठीक है ना। पी प्लांट में क्रोमोसोम की संख्या 7 जोड़ा था, ठीक है, लेकिन जो फ्रूट फ्लाई है इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है
वो 4 जोड़ा ही होता है, 4 जोड़ा यानी 4 पेयर ही होते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कम है तो क्रोमोसोम पे स्टडी करना काफी इजी हो जाता है, ठीक है। अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो है 23 जोड़ा हो जाता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी आ जाएगा ह्यूमन के क्रोमोसोम पे स्टडी करने में, लेकिन इसके क्रोमोसोम में स्टडी करना काफी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या, तो यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए कि इसके पास क्या होता है, हाइज ओनली, इनके पास सिर्फ क्या होते हैं, इनके पास सिर्फ क्या होते हैं, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इनके पास गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 4 जोड़ा होता है, 4 पेयर होता है, क्लियर ना बाबू, क्रोमोसोम। चलिए इसके बाद की बात है, अब ये जो 4 पेयर होता है ना बाबू, तो आपने पढ़ा था ना कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में 23 जोड़ा होता है, 23 पेयर होता है। तो ये 23 पेयर में आपने क्या देखा था कि 23 पेयर में क्या है, जैसे कि इसमें भी सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है ना बाबू। ये नर है, नर शरीर अलग है, मादा शरीर क्या है, अलग है। ये नर शरीर अलग है, मादा शरीर क्या है, अलग है। तो जाहिर सी बात है इसके क्रोमोसोम में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, हाँ या ना। नर जो होगा इसके पास क्या होगा, XY क्रोमोसोम होगा जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, और इसके पास क्या होगा, X और X क्रोमोसोम होंगे, हाँ या ना। जिस प्रकार से मनुष्य में क्या देखने को मिल रहा था, जो शुरू से 22 पेयर था उसको हम लोग कह रहे थे ऑटोसोम, उसको हम लोग क्या कह रहे थे, ऑटोसोम। और जितने भी ऑटोसोम होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, जिसको हम ऑटोसोम कह रहे थे, हाँ या ना। और जो लास्ट का एक पेयर था, यानी जो 23वां पेयर था, यानी 23rd जो पेयर था, उसको हम लोग क्या कह रहे थे, एलोसोम कह रहे थे, एलोसोम कह रहे थे, या फिर इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कह रहे थे, सेक्स क्रोमोसोम कह रहे थे, ठीक है ना, सेक्स क्रोमोसोम कह रहे थे। तो यहाँ पर बात को समझिएगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम कह रहे थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर इनके पास 4 जोड़ा है तो इनमें से कुछ जोड़ा जो होगा वो क्या होगा, आपका एलोसोम होगा, कुछ जोड़ा जो होगा ऑटोसोम होगा। तो देख लेते हैं कितना जोड़ा एटोसोम है, कितना जोड़ा ऑटोसोम है। तो देखिए यहाँ पे जो शुरू से लेकर तीसरा जोड़ा है, यानी कि जो 3 पेयर, टोटल 4 पेयर है ना बाबू, जो शुरू से 3 पेयर होते हैं वो होते हैं क्या, ऑटोसोम, ऑटोसोम, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है जो ऑटोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। और सिर्फ एक पेयर जो लास्ट का बचा, लास्ट का जो एक पेयर है, ठीक है, जिसको हम लोग 4th पेयर कह सकते हैं, 4th पेयर। अब ये जो 4th पेयर है ये है सेक्स क्रोमोसोम, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब सेक्स क्रोमोसोम में कंडीशन क्या है कि सेक्स क्रोमोसोम जो होता है मेल में देखा जाए तो मेल में सेक्स क्रोमोसोम होगा XY, और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, X और X। तो इस प्रकार से अब जरा आप खुद से बता दीजिए कि मेल जब भी गैमीट को प्रोड्यूस करेगा, युग्मक को बनाएगा, तब 2 प्रकार के युग्मक बनाएंगे, क्योंकि यह हेटेरोगैमस है, ठीक है ना। 2 प्रकार के युग्मक बनाएंगे, आधे 50% युग्मक में X होगा और 50% युग्मक में क्या होगा, Y होगा। लेकिन मादा जो भी युग्मक बनाएगा वो एक ही प्रकार का बनाएगा, हर एक युग्मक में क्रोमोसोम क्या जाने हैं, X जाने हैं, क्लियर ना बाबू। चलिए इसका मतलब ये है कि ये जो जीव है ये क्या करता है, हेटेरोगैमेटी को शो करता है। जो मेल है, जो मेल है ये शो करते हैं यानी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, हेटेरोगैमेटी। हेटेरोगैमेटी का मतलब होता है विषम युग्मता। हेटेरो आगे हम बात करेंगे जब हम क्या करेंगे कि सेक्स इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो हम वहां पे हम करेंगे बात कि ये हेटेरोगैमेटी क्या होता है। हेटेरोगैमेटी, हेटेरोगैमेटी का मतलब क्या है कि जो 50% जो इनके स्पर्म बनेंगे, 50% जो स्पर्म बनेंगे, 50% गैमिट में क्या मिलेगा, क्रोमोसोम X मिलेगा, और 50% गैमिट में जो सेक्स क्रोमोसोम मिलेगा वो मिलेगा क्या, Y मिलेगा। ये तो इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन जो फीमेल है,
जो फीमेल है, ये फीमेल क्या करती है, ये फीमेल जो है होमोगैमिटी को शो करती है। फीमेल किसको शो करती है? होमोगैमिटी को शो करती है। होमोगैमिटी का मतलब क्या हुआ? गैमेट समान प्रकार के बनेंगे, होमोगैमिटी को शो करता है। अब होमोगैमिटी का मतलब क्या है कि इसके पास तो सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम का जोड़ा है ना बाबू। इसका मतलब जो 100%, यहाँ पे 50% है, 100% जो युग्मक बनेंगे, यानी कि जितने युग्मक बनेंगे मेल फीमेल के अंदर, वो सारा क्या होगा, उसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या मिलेंगे? एक्स मिलेंगे। ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आ गई। ये था किसके बारे में? ड्रोसोफिला के बारे में। जब इतनी चीज आप समझ गए तो हम अब चलते हैं इनके एक्सपेरिमेंट पे। क्लियर ना? चलिए इनके एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं कि जो मॉर्गन थे, उन्होंने क्या किया था कि ड्रोसोफिला का प्रयोग करके इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी कराया। क्या किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कराया। और इसके अलावा इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी कराया। ठीक है ना, एनसीईआरटी में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी कराया। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि ये जो मॉर्गन है, उन्होंने किस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था और डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। क्लियर ना बाबू? तो देखिए सबसे पहला जो इनका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा वो किस चीज पे हो जाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया आपको कि मॉर्गन द्वारा ड्रोसोफिला पर किए गए एक संकर क्रॉस का जो प्रयोग है उसको बताना है, और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था उसको क्या करना है? वर्णन करना है। एक्सप्लेन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट डन बाय मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला एंड देयर कंक्लूजन, और उसके निष्कर्ष को भी क्या करना है? बताना है। तो देखिए बाबू, हुआ एक्चुअली में क्या ना कि मॉर्गन ने क्या किया था कि वो अनायासी, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि उनका वो जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाह रहे थे। वो अपने लेबोरेटरी के अंदर क्या कर रहे थे कि ड्रोसोफिला को मतलब उसकी ब्रीडिंग करवा रहे थे। अपनी लेबोरेटरी के अंदर कुछ ड्रोसोफिला को रखे हुए थे बॉटल के अंदर, और वहां पर क्या कराते थे? वो उनकी ब्रीडिंग कराते रहते थे। ठीक है ना, तो अचानक से उन्होंने क्या देखा कि नॉर्मली, यानी जितने भी हमने ड्रोसोफिला को अभी तक लाया था और अपने लेबोरेटरी में रखा था, सभी की जो आंखें हैं, उनका सबसे पहले जो मतलब जो फिनोटाइप पे उनका नजर गया वो इनके आंख पे गया। ठीक है ना, जो ड्रोसोफिला की जो आंखें हैं वो लाल है। तो जितने भी उन्होंने कलेक्ट करके लाया था, सारे ड्रोसोफिला की आंखें जो थी लाल थी, लेकिन वो ब्रीडिंग कराते जा रहे थे और अचानक उन्होंने क्या देखा कि सभी ड्रोसोफिला में से एक ड्रोसोफिला ऐसा है जिसकी आंखें सफेद है। अब यही से उनके दिमाग में आ गया कि अब क्या है, हमको एक्सपेरिमेंट कराने चाहिए, अब हमको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने जितने भी ड्रोसोफिला को अपने लेबोरेटरी में लाया था और वो जब ब्रीडिंग करा रहे थे, तो जितने भी ड्रोसोफिला प्रोड्यूस हुए थे, फ्रूट फ्लाई प्रोड्यूस हुए थे, वो सारे की आंखें लाल थी। लेकिन अचानक उन्होंने किसी पीढ़ी में क्या देख लिया कि एक ड्रोसोफिला ऐसा है जिसकी आंखें सफेद है और एक ही है, और वह नर है, क्योंकि उसकी साइज क्या थी? छोटा था। तो और वो क्या है? नर है। ठीक है ना, तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये उठता है बाबू, सबसे पहला पॉइंट तो ये उठता है कि इनकी, यहाँ पर देख लीजिए, नॉर्मली जो इनकी आंखें होती है वो क्या होती है? रेड होती है। जो ड्रोसोफिला है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इनकी जो आई होती है वो क्या होते हैं? नॉर्मली रेड होते हैं। ठीक है ना, तो सब रेड ही थे। ठीक है, और ये जो रेड आई कलर होता है ना, ये वाइल्ड होता है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। और जो भी वाइल्ड जीन होते हैं ना, वो डोमिनेंट होते हैं। जो भी वाइल्ड जीन होते हैं ना, जो डोमिनेंट होते हैं। प्रकृति ने शुरुआती में जो जीन प्रोवाइड किए हैं जीवों को, वो जीन जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं, और बाद में म्यूटेशन के कारण, यहाँ पर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं म्यूटेशन, हालांकि हम आगे चलकर म्यूटेशन को पढ़ेंगे, उत्परिवर्तन को पढ़ेंगे, उत्परिवर्तन।
ठीक है ना। उत्परिवर्तन के बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हुगो डी ब्रीज, नाम आप जानते हो, हुगो डी ब्रीज। इन्होंने ही क्या किया था, रीमैंडलिज्म किया था, ठीक है ना, हुगो डी ब्रीज ने बताया था। तो ये जो है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के कारण क्या हो गया कि एक जो फ्रूट फ्लाई था उसकी आंखें क्या देखने को मिली, सफेद देखने को मिली, ठीक है ना। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, सडन यानी अचानक से चेंजेस इन जीन्स, यानी जो जीन होते हैं उसमें अगर अचानक से बदलाव आ जाए, अचानक से क्या आ जाए, बदलाव आ जाए, और वह बदलाव के कारण ये जो जीन है काम करना बंद कर दे, ये काम करना बंद कर दे, या फिर जो काम कर रहे थे, जो प्रोटीन बना रहे थे वो दूसरे प्रोटीन बनाना शुरू कर दे, तो इसका सीधा और सीधा असर जो है फिनोटाइप पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है, फिनोटाइप पे पड़ता है। जैसे क्या है, नॉर्मली जो ड्रोसोफिला की आई होती है रेड होती है, ठीक है ना। नॉर्मली जो ड्रोसोफिला की आई होती है वो क्या होती है, रेड होती है। अब इनके जो जीन्स हैं वो इनके संतति में जाएंगे तो इनके संतति की आंखें भी क्या होगी, रेड होगी, हाँ या ना। लेकिन ये जो रेड आई वाला जीन है इसमें हो जाए म्यूटेशन, इसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन, और म्यूटेशन के कारण ये जीन्स जो है खराब हो जाए, और खराब होने के कारण ये जीन जो काम को कर रहे थे वो काम करना बंद कर दे, तब क्या होगा, तो ये होगा बाबू कि रेड आई प्रोड्यूस करने के लिए रेड पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी, रेड पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी, रेड प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, रेड वर्णक की जरूरत पड़ेगी। और जीन जब खराब हो गया तो ये रेड वर्णक, रेड पिगमेंट नहीं बनेगा, और इस कारण से इनकी संतति का जो आंख हो जाएगा वो वाइट हो जाएगा। यही घटना जो है अचानक से देखने को मिला, क्योंकि लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि अचानक से उन्होंने एक सफेद आंख वाला नर ड्रोसोफिला तो देखा जरूर, लेकिन उनको ये नहीं मालूम चला कि ये सफेद आंख वाला ड्रोसोफिला आया कहां से, ठीक है ना। म्यूटेशन के बाद जो जीन बनते हैं वह मोस्टली जीन जो होते हैं वह रिसेसिव होते हैं। मोस्टली, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब लगभग जीन रिसेसिव होते हैं। इसका मतलब सफेद आंखों वाला जीन क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, और जो ओरिजिनल जीन था वो वाइल्ड जीन होता है, और वो हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इस सबको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। और अब हम एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। तो देखिए हुआ क्या, मॉर्गन ने अनायास ही, अनायास का मतलब क्या हुआ, वो सोच समझ के एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, वो अपने लेबोरेटरी में कुछ ड्रोसोफिला को लाए थे जिसकी आंखें जो है लाल थी, कुछ नर थे उनके पास, कुछ मादा था, और सबकी आंखें लाल थी, और वो उनका क्या करा रहे थे, प्रजनन करा रहे थे। तो मॉर्गन अनायास ही फल मक्खी अर्थात ड्रोसोफिला को कई पीढ़ियों तक प्रजनन कराया, ठीक है ना। तो अब ये जो ड्रोसोफिला होता है यानी फल मक्खी होता है, इसका वैज्ञानिक नाम हम अभी बता चुके हैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर होता है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर होता है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। क्लियर ना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सामान्यतः ये जो ड्रोसोफिला होती है इनकी जो आंखें होती है वो क्या होती है, लाल होती है। नॉर्मली जो इनकी आंखें होती है वो क्या होती है, लाल होती है। किंतु संवर्धन के दौरान उन्होंने सिर्फ एक सफेद आंखों वाला नर ड्रोसोफिला को देखा। ये यूनिक सी बात हो गई, ठीक है ना। इनके पास बहुत सारे जो है रेड आई वाला ड्रोसोफिला था, रेड आई वाला ड्रोसोफिला था, और ये जो रेड आई वाला ड्रोसोफिला था वो उसमें कुछ नर थे और कुछ क्या थे, मादा थे, ठीक है ना। नर भी रेड आई वाले थे और मादा भी एक रेड आई वाला था। वो लगातार प्रजनन करवा रहे थे, तो किसी पीढ़ी में उन्हें एक अचानक से एक ऐसा नर ड्रोसोफिला मिला, सिर्फ एक ही था,
ऐसा नर ड्रोसोफिला मिला जिसकी आंख जो है वो क्या थी, सफेद थी। नोट करने वाली बात है, ठीक है ना। अचानक से उनको ये दिखा, ठीक है ना। हमने क्या बोला, अचानक से अगर जीन्स में बदलाव आ जाए तो म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन के बाद जीन्स खराब हो जाते हैं, और जब जीन्स खराब हो जाता है तो वो अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। जब लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा तो जो लाल आंख दिख रहा था वो अब सफेद दिखेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। किंतु संवर्धन के दौरान उन्होंने सिर्फ एक सफेद आंखों वाला नर ड्रोसोफिला को देखा। अब इनके पास दो वैरायटी आ गई। क्या दो वैरायटी, रेड आईज वाले भी हैं और व्हाइट आई वाले भी हैं। पहले इनके पास दो वैरायटी नहीं थी, पहले क्या था, सबका आंख लाल था, लेकिन अब इनके पास दो वैरायटी आ गया, और यहीं से इनके दिमाग में आया कि चलिए अब क्या है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, दो वैरायटी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो व्हाइट आई वाला जीन है वो म्यूटेंट फ्लाई है, ठीक है ना। म्यूटेंट फ्लाई का मतलब क्या है, वैसा मक्खी जिसके पास जो जीन गया है वो म्यूटेंट जीन है, जीन उसका खराब हो चुका है किसी वजह से। म्यूटेशन के बहुत सारे कारण को हम देखेंगे आगे। तो म्यूटेंट जीन इसके पास, जिसके पास रहेगा उस मक्खी को म्यूटेंट फ्लाई कहेंगे, ठीक है। और म्यूटेशन के कारण ही इनकी आंखें क्या हो चुकी है, व्हाइट हो चुकी है। और जो रेड आइड है ये वाइल्ड टाइप के फ्लाई है, यानी कि ये ओरिजिनल है, इनमें म्यूटेशन नहीं हुआ है, जीन बिल्कुल भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो रेड है। अब इनके पास दो वेराइटीज आ गई। कितनी वेराइटी, दो वेराइटी। अब जब वेराइटी आए तब इनके दिमाग में आया कि अब क्या करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ठीक है। तो अब इनके पास दो वेराइटी का जो है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल तैयार हो चुका है, ठीक है ना। तो अब उनके पास दो आंखों के रंग वाली मक्खियां मौजूद थी, ठीक है ना, जिस दोनों का उन्होंने प्रयोग किया, और उन्होंने निम्न प्रकार से प्रयोगों को किया। तो हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। क्लियर ना बाबू। चलिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको हम हटा देते हैं। चलिए, दो वैरायटी आपने देखा ना, दो वैरायटी किस तरह से प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे म्यूटेशन के कारण हुआ था, कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि इसको अब इनको जो है अभी म्यूटेशन के बारे में पता नहीं है। ड्रोसोफिला पर जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब इनको म्यूटेशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन ये खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, इनको उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनके पास अब दो वेराइटी है और दो वेराइटी से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, अब ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, और बेसिकली इनका जो एक्सपेरिमेंट है सिर्फ एक ही लक्षण को इन्होंने लिया था, वन ट्रेट, ठीक है ना, वन पेयर ऑफ ट्रेट पे ये स्टडी कर रहे हैं, वन पेयर ऑफ ट्रेट पे ये स्टडी कर रहे हैं। और वन पेयर ऑफ ट्रेट क्या है, तो यही है आपका आई कलर, और आई कलर में क्या है, व्हाइट आई कलर, व्हाइट आई कलर और रेड आई कलर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बाबू, आपको इसके जेंडर का जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा। व्हाइट आई कलर वाले जो है वो मेल है, वो क्या है, मेल है, और जो रेड आई वाले हैं वो क्या है, फीमेल है, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच में ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, ब्रीडिंग करा सकते हैं, मेटिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मेटिंग के लिए दो तरह के क्या चाहिए थे इनको, जेंडर वाले मक्खी चाहिए थे, क्योंकि ये क्या करते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल पार्टिसिपेट करते हैं और एक फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, तो एक मेल को लिया, एक फीमेल को लिया। मेल जो था उसकी आंखें जो है व्हाइट कलर की थी, और जो फीमेल यहाँ पे कर देते हैं फीमेल, ठीक है, जो फीमेल है उसकी जो आई थी वो क्या थी, रेड कलर की थी। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लाल आंखों वाली मादा, लाल आंखों वाली जो मादा ड्रोसोफिला है इसका संकरण कराया सफेद आंखों वाला नर के साथ। यहाँ पर दो चीज नोटिस करना है, आंख क्या है, लाल है, तो लाल आंखों वाली किससे, लाल आंखों वाली मादा है, तो मादा ड्रोसोफिला लिया जिसकी आंखें क्या है, लाल है, ठीक है ना। इसका संकरण कराया, देखिए यहाँ पे क्रॉस का हमने साइन दिया, इसका संकरण कराया, किससे कराया, सफेद आंखों वाला, तो सफेद आंख वाला क्या है, नर ड्रोसोफिला। तो इन्होंने एक मादा ड्रोसोफिला लिया, एक नर ड्रोसोफिला लिया। मादा जो ड्रोसोफिला है इनकी आंखें लाल है, और नर जो ड्रोसोफिला है इनकी आंखें क्या है, सफेद है। इन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच में मैटिंग कराया, और मैटिंग से जितने भी संतति प्रोड्यूस हुए, मैटिंग से
जितने भी संतति प्रोड्यूस हुए वो सबके सब संतति यानी 100%, आपको अच्छे से पता है F1 जो जनरेशन होते हैं वो ऑल आर हेटेरोजाइगस होते हैं, जिसको हम लोग हाइब्रिड भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड भी कहते हैं। और हाइब्रिड में क्या हुआ कि लाल आंखों वाला जीन जो है आपका मादा ड्रोसोफिला से बच्चे में आ गया, ठीक है ना, और सफेद आंखों वाला जीन जो है वह नर से बच्चे में आया। उसके बावजूद भी क्या देखने को मिला कि जितने भी, चूंकि यहाँ पर एक चीज और फोकस करने वाली बात है, मादा ड्रोसोफिला है और नर ड्रोसोफिला है, और इनके जो संतति होंगे वह मादा भी हो सकते हैं और नर भी हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन प्रोड्यूस करता है ना बाबू, ह्यूमन में एक नर पार्टिसिपेट करता है, एक मादा, और यहाँ पे 50-50 चांसेस होते हैं कि इनके आने वाला जो बच्चा होगा वो या तो नर होगा या तो मादा होगा, ठीक है ना। और चूंकि ड्रोसोफिला एक बार में क्या करते हैं, सैकड़ों बच्चे को उत्पन्न करते हैं, तो उसमें से 50% चांसेस है कि उनके बच्चे जो है 50% जो बच्चे उत्पन्न होंगे, अगर इन्होंने 100 बच्चे को जन्म दिया तो 50% इनके जो बच्चे होंगे वो नर होंगे और 50% जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, मादा होंगे, ठीक है। तो जितने भी, चाहे वो नर प्रोड्यूस हुए चाहे वो मादा प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना, वो उसमें से कुछ नर भी थे और मादा भी थे, और सबकी आंखें क्या थी, लाल थी, सबकी आंखें क्या थी, लाल थी, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, सबकी आंखें क्या देखने को मिली, लाल देखने को मिली। तो मादा ड्रोसोफिला नर ड्रोसोफिला दोनों के बीच में संकरण हुआ, एक की आंखें लाल थी एक की आंखें सफेद थी। अब इनके जब बच्चे प्रोड्यूस हुए तो पता चला कि बहुत सारे नर को इन्होंने जन्म दिया है, बहुत सारे मादा को इन्होंने जन्म दिया है, और नर और मादा दोनों की आंखें क्या है, लाल है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंडल का जो नियम है वो 100% फॉलो हो रहा है कि हाँ, यहाँ पर मेंडल का नियम 100% फॉलो हो रहा है, और F1 जनरेशन के स्टडी से ये 100% पता चल रहा है कि लाल आंखों, ये जो F1 जनरेशन में सबका सब लाल दिख रहा है, इसका मतलब रेड आई वाला जो जीन है, रेड आई वाला जो जीन है वो क्या है, डोमिनेंट है। क्योंकि इस बच्चे में क्या है, फादर से भी जीन आए, मदर से भी जीन आए, फादर से जीन आया था सफेद वाला, मदर से रेड वाला, और उसके बावजूद भी नर और मादा सभी में क्या देखने को मिल रहा है, आंखें क्या है, लाल आंखें। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंट यहाँ पे काम में आ गया। अब इन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन निकाला, F2 जनरेशन, ठीक है ना। अब आपको पता है ना, F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, पौधे में हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, या फिर F1 जनरेशन से हम लोग दो पौधे को लेते हैं और दोनों के बीच में हम लोग ब्रीडिंग करा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने F1 जनरेशन से, F1 जनरेशन यहाँ पर है, ठीक है ना, F1 जनरेशन से इन्होंने क्या किया, एक मादा को लिया एक नर को लिया, ये F1 जनरेशन से एक मादा को लिया और एक क्या किया, नर को लिया, और दोनों के बीच में क्या कराया, प्रजनन कराया, ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या कराया, प्रजनन कराया। तो मादा, अब F1 जनरेशन में नर हो या मादा, दोनों की आंखें तो क्या थी, लाल ही थी, ठीक है ना। तो मादा ड्रोसोफिला नर ड्रोसोफिला, और दोनों की आंखें क्या में देखने को मिल रही है, लाल देखने को मिल रही है, और इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या कराया, संकरण कराया, और दोनों का दोनों जो संतति है वो कहां से इन्होंने रिसीव किया है, F1 जनरेशन से, ठीक है। जब इन्होंने क्या किया, दोनों का संकरण कराया, तब जाकर फिर से इनको कुछ नर मिलेंगे और कुछ मादा मिलेंगे, हाँ या ना। अगर इन्होंने क्या किया, 100 बच्चे को जन्म दिया होगा, एक बार में ये सैकड़ों बच्चे को जन्म देते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि इन्होंने 100 ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया। कितने बाबू, 100 ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया, तो इसमें से 50 जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो मादा होंगे, और 50 जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, नर होंगे, हाँ या ना। तो चलिए, यहाँ पर इनको बहुत सारे नर मिले और बहुत सारे मादा मिले, ठीक है ना। जितने भी मादा मिले यानी सबका सब मादा, यानी 100% मादा जो थे उनकी आंखें क्या थी, लाल थी, सबका सब मादा की आंखें लाल थी। लेकिन जितने भी इनको नर मिला, उन्होंने क्या देखा कि आधा नर यानी 50% जो नर है इसकी आंख लाल है, और 50% जो नर है इनकी आंख सफेद है। इसको हटा देना है और यहां लिख देना है सफेद, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा
50% नर का जो आंख है लाल है और 50% नर का जो आंख है वो क्या है, सफेद है। बात समझ में आई? ठीक है, तो फिर से इसको देख लेते हैं। F1 इन्होंने क्या किया, सबसे पहले संकरण कराना शुरू किया। एक मादा ड्रोसोफिला लिया, एक नर ड्रोसोफिला लिया। मादा की आंखें लाल थी, नर की आंखें जो है सफेद थी। दोनों के बीच में इन्होंने संकरण कराया। पता चला जितने भी नर और मादा मिले सबका सबकी आंखें जो है लाल है। अब क्या हुआ कि इन्होंने F1 जनरेशन कराया। F1 जनरेशन में F1 जनरेशन का क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन से इन्होंने दो संतति को लिया, एक नर को लिया और एक मादा को लिया, एक नर को लिया और एक मादा को लिया। दोनों की आंखें लाल है क्योंकि F1 जनरेशन में सभी की आंखें लाल थी। ठीक है ना। इनका जब क्रॉस कराया गया तो इनको क्या पता चला कि जितने भी मादा है वो सबका सब क्या देखने को मिल रहा है, उनकी आंखें लाल है। और उसके बाद आधी जो नर है उसके आंख क्या है, आपको लाल देखने को मिल रहा है, और आधा जो नर है उसकी आंखें जो है क्या देखने को मिल रहा है, सफेद देखने को मिल रहा है। इस तरह से अगर हम क्या करते हैं, इसका पनेट स्क्वायर बनाते तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है ना। हम ये देख समझते हैं, ठीक है ना। अगर XX क्रोमोसोम आया है तो 50% चांसेस है XX का, यानी कि ये सबका सब क्या था, लाल था, यानी मादा और सबकी आंखें लाल थी। यहाँ पर XY और XY 50% जो संतति होंगे नर होंगे, ठीक है। और इनमें से क्या देखने को मिला, 50%, यानी कि पूरे नर में से आधे नर का जो आंख है वह लाल है और आधे नर का जो आंख है वो क्या है, सफेद। ठीक है, तो यहां से रेशियो क्या निकल जा रहा है, F2 जनरेशन का रेशियो। यहां पर देखिए, इसका भी आंख लाल, इसका भी आंख लाल। तो देखिए लाल आंखों वाला का जो रेशियो है वो कितना निकल जाएगा, 1 2 3। तो 3 जो है लाल आंखों वाला है, प्रोबेबिलिटी बन रहा है, और 1 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सफेद आंखों वाला। इसका मतलब यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है वो 3:1 आ रहा है। और यहाँ पर भी मेंडल के नियम जो है काम में आ रहे हैं, हाँ या ना। तो पहले में भी मेंडल का नियम जो है काम में आया, दूसरे में भी मेंडल के नियम जो है साबित हो गए इस पे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हुआ कि सारे को इन्होंने अच्छे से देखा, और देखने के बाद इन्होंने क्या किया, कुछ कंक्लूजन को निकाला, ठीक है ना, कुछ कंक्लूजन को निकाला। देखिए क्या कंक्लूजन ये निकालते हैं। उन्होंने क्या देखा कि F2 जनरेशन में सभी ड्रोसोफिला में लाल आंखों वाले ड्रोसोफिला, देखा सभी ड्रोसोफिला में लाल आंखों वाले ड्रोसोफिला तथा सफेद आंखों वाले ड्रोसोफिला का अनुपात जो था वो 3:1 था, हाँ या ना। मतलब जितने भी ड्रोसोफिला उनको मिले, चाहे वो नर हो या चाहे वो मादा हो, ठीक है ना, सबके सब में अगर रेशियो निकाला जाए लाल और अनुपात सफेद में, तो उनको क्या मिलेगा कि 3:1 यानी 3:1 मिला। उन्होंने यह भी देखा कि जितने भी मादा था वो सबकी आंखें क्या है, लाल है। सबकी आंखें, मादा का जो आंखें हैं वो लाल है, एवं सिर्फ 50% नर की जो आंखें हैं वो लाल है, एवं शेष 50% की आंखें क्या है, सफेद है, हाँ या ना। शेष आंख 50% की, यानी कि ये जो एक रेशियो है ना, यानी कि टोटल संतति में देखा जाए तो 25% जो संतति था उसकी आंखें क्या देखने को मिला, सफेद देखने को मिला। 25%, टोटल में 25%, इसीलिए तो रेशियो हमने क्या निकाला था, टोटल 100% संतति में से 75% संतति जो है उनकी आंखें जो है लाल थी, और 25% संतति की आंखें जो था वो क्या था, सफेद था, वो क्या था, सफेद था, ठीक है ना। और ये जो जितनी की आंखें सफेद था वो क्या थे, नर थे, और जितनी की आंखें लाल था उसमें से 50% जो था वो मादा थे और 25% क्या थे, वो नर थे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर देखिए कि उन्होंने क्या देखा कि जितने भी ड्रोसोफिला थे सब में अगर लाल और सफेद के बीच में अनुपात निकाले तो 3:1 था, जो कि मेंडल का नियम भी कह रहा है। उन्होंने यह भी देखा, उन्होंने लिंक पर भी फोकस किया कि जितने भी मादा थे सबकी आंखें लाल था, मादा में किसी को भी सफेद देखने को नहीं मिला। जितने भी मादा थे सबकी आंखें लाल है, 50% जो नर है उसकी आंखें लाल है, और जो 50% बचा उसकी आंखें क्या है, सफेद है। और हमको पहली बार जब हमको सफेद आंख मिला था तो वो भी नर था, और अभी जो सफेद आंख मिल रहा है वो भी क्या है, नर है। इसका मतलब सफेद आंख वाला जो जीन है वह नर से संबंधित है,
और लाल आंखों वाला जीन जो है नर और मादा दोनों से संबंधित है, ठीक है ना। इन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला, लेकिन ये कंक्लूजन सही नहीं था। तो देखिए मॉर्गन ने क्या किया, जब ये प्रथम प्रयोग किया एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, ये जो था क्या था आपका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था, जब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को ये पूरी तरह से एनालाइज किया, ऑब्जर्व किए, तो इन्होंने क्या किया, कुछ कंक्लूजन को निकाला। तो देखिए क्या कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि आंखों के लाल रंग का जीन जो होता है वो प्रभावी जीन होता है, जो कि आपको F1 जनरेशन को रीड करके ही इन्होंने बता दिया। अगर F1 जनरेशन में सभी की आंखें लाल है, मतलब यहाँ पर लाल आंखों वाला जीन जो है प्रभावी है। चलिए ये बात समझ में आ गई। तथा आंखों के सफेद रंग का जो जीन है वो अप्रभावी है, ये भी F1 जनरेशन से पता चल गया, ठीक है। ये प्रयोग मेंडल के वंशागति के नियमों का पालन कर रहा है, चलिए ठीक है। किंतु आंखों के रंग का जो जीन है इसका संबंध ड्रोसोफिला के लिंग से हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। इनको ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है कि ये जो आंखों का रंग का जो जीन है वो नर के लिंग से संबंधित है, क्योंकि हमको क्या देखने को मिला कि फर्स्ट बार यानी पहली बार जब हमको सफेद आंखों वाला जो ड्रोसोफिला मिला था वो भी नर था, और जब ये F2 जनरेशन में सफेद आंख मिला तो वो भी नर में ही है, मादा में देखने को नहीं मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है बाबू, ऐसा हो सकता है कि जो सफेद आंखों वाला जो जीन है या सफेद रंग जो फिनोटाइप है ये नर से संबंधित है। तो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि सफेद आंखें सिर्फ नर ड्रोसोफिला में ही अभी तक देखने को मिला है, मादा में देखने को नहीं मिला है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि हो सकता है कि सफेद आंख जो वाला जो जीन है वो मादा में काम नहीं करता है, वो सिर्फ नर में काम करता है। इसीलिए फर्स्ट बार भी हमको नर में ही देखने को मिला, और सेकेंड बार जब F2 जनरेशन निकाले तो हमको नर में ही सफेद आंख देखने को मिला। तो सफेद आंखें सिर्फ नर ड्रोसोफिला में देखने को मिला, अर्थात सफेद आंखों का जो जीन है सिर्फ नर से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, उन्होंने सबसे शुरू में कंक्लूजन निकाल लिया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सफेद आंखें सिर्फ नर में देखने को मिल रहा है, तो नर से ही संबंधित है यह सफेद आंखों का जीन। तो उपर्युक्त शंका, ये जो कंफ्यूजन है, ये जो क्वेश्चन मार्क है कि सफेद आंखों का जीन सिर्फ नर पे ही काम करता है, वो मादा में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, इस शंका को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, मादा सफेद आंखों का, इस शंका को दूर करने के लिए एवं मादा सफेद आंखों का प्रदर्शन करती है या नहीं, ठीक है ना, मादा में सफेद आंख दिखते हैं या नहीं, ये सब मालूम करने के लिए जो मॉर्गन है उन्होंने अपना दूसरा प्रयोग किया। इस कंफ्यूजन, ये जो क्वेश्चन मार्क आया ना कि हमेशा नर में ही देखने को मिल रहा है सफेद आंख, मादा में देखने को नहीं मिल रहा है, इस क्वेश्चन मार्क को वो दूर करने के लिए वो क्या किए, वो चेक करना चाह रहे थे कि मादा में ये व्हाइट वाला जीन जो है, व्हाइट आंखों वाला जीन देखने को हमको मिलता है या नहीं, वो काम करता है या नहीं। इस चीज को कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट सेकंड किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट सेकंड किया। अब हम देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट सेकंड क्या है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट सेकंड जो है बेसिकली बाबू टेस्ट क्रॉस है। एक्सपेरिमेंट सेकंड जो है बेसिकली क्या है, ये टेस्ट क्रॉस है। और टेस्ट क्रॉस के बारे में आपको पता है कि अगर हम क्या करते हैं, F1 संतति को उठा लेते हैं और इसके रिसेसिव पैरेंट से हम इसका क्रॉस करा देंगे तो ये कहला जाएगा क्या, टेस्ट क्रॉस। क्लियर ना बाबू। देखते हैं यहाँ पे मॉर्गन का जो दूसरा प्रयोग था वो परीक्षार्थ संकरण था, यानी टेस्ट क्रॉस था। क्लियर ना। और अगर सब कुछ मेंडल के नियम के अनुसार काम कर रहा है तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो जो है वो आना चाहिए 1:2:1 जो कि आया था, ठीक है ना। और फिनोटिपिक रेशियो जो है 3:1, ये हमको देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो टेस्ट क्रॉस अगर हम कर रहे हैं और मेंडल का नियम जो है सही तरीके से काम कर रहा होगा तो यहाँ पर जो है आपका फिनोटिपिक रेशियो 1:1 आनी चाहिए, 1:1 आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना टेस्ट क्रॉस का जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 1:1 होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये जो है आपका टेस्ट क्रॉस है, और टेस्ट क्रॉस में हम क्या कराते हैं, F1 का क्रॉस हम रिसेसिव पैरेंट से कराते हैं, ठीक है ना। उन्होंने यही किया, रिसेसिव पैरेंट से कराते हैं, ठीक है। तो मॉर्गन का जो दूसरा प्रयोग था परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस था। उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन से एक लाल आंखों वाली मादा को लिया, ठीक है ना। F1 जनरेशन से
एक लाल आंखों वाली किसको लिया, मादा को लिया, एवं पैतृक अप्रभावी जनक। अब पैतृक अप्रभावी जनक तो आप जानते हो पेरेंट में क्या था, जो उनको पहली बार जो मिला था उनको सफेद आंखों वाला क्या लिया, ये नर ड्रोसोफिला लिया, और इसके मध्य में क्या कराया, संकरण कराया। तो देखिए ना, इसने पैतृक पीढ़ी है, यह है आपका रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट को इन्होंने लिया, रिसेसिव पेरेंट को इन्होंने लिया, और यहां से इन्होंने F1 को लिया, F1 से एक संतति उठा लिया। अब देखिए, अभी F1 से जो संतति उठाया था वो मादा ड्रोसोफिला लिया था, ठीक है, जिनकी आंखें क्या थी, लाल थी। F1 में सबकी आंखें लाल थी। नर ड्रोसोफिला लिया जो कि पैतृक पीढ़ी है, तो पैतृक पीढ़ी में आप देख लो नर ड्रोसोफिला की आंखें क्या थी, सफेद थी। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो कुछ मादा उत्पन्न हुए, कुछ मादा उत्पन्न हुए और कुछ नर उत्पन्न हुए। अमेजिंग वाली बात क्या है, इन्होंने क्या देखा, उनका जो कंफ्यूजन था कि कहीं ये व्हाइट जो आई कलर है, ये व्हाइट आई कलर है, वो सिर्फ नर में ही देखने को मिल रहा है, मादा में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने कुछ अलग ही देखा। क्या देखा कि जितने भी मादा थे, जितने भी मादा, ठीक है, अगर मान लेते हैं इन दोनों के संतति में 100 जो है वो मादा उत्पन्न हुए और 100 नर उत्पन्न हुए, ठीक है ना। तो 100 में से 50 जो मादा थी उसकी आंखें लाल थी, और 50 जो मादा थी उनकी आंखें क्या थी, सफेद थी। तो उनका जो कंफ्यूजन था कि सफेद आंख सिर्फ और सिर्फ नर में देखने को मिलता है, ये चीज उनका दूर हो गया, क्योंकि यहाँ पर सफेद आंख जो है वो मादा में भी देखने को मिल गया, हाँ या ना। तो उन्होंने क्या देखा कि 50% जो मादा थी उनकी आंखें लाल थी, और 50% जो मादा था उनकी आंखें सफेद थी। 50% नर, यानी अगर 100 नर को उन्होंने प्रोड्यूस किया होगा तो 50% जो नर था उनकी आंखें जो है लाल थी, और 50% जो मादा था, 50% जो नर था, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, 50% जो नर था उनकी आंखें क्या थी, सफेद थी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम क्या करते हैं, फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ पर हमको रेशियो 1/1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जितने क्या है कि आपको जितने लाल आंखों वाला जो संतति है उतना ही सफेद आंखों वाला संतति है, हाँ या ना। तो रेशियो जो है 1:1 आ रहा है, ठीक है ना, ये मेंडल के नियम के अनुसार काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक जो ये जो कंफ्यूजन था कि सफेद आंखें मादा में देखने को नहीं मिल रही है, कहीं वह नर से संबंधित तो नहीं है, वो कंफ्यूजन ये दूर हो गया इनका, नहीं सफेद आंखें नर में भी देखने को मिलेगा और मादा में भी देखने को मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि ये शुरू से फिर से एक्सपेरिमेंट को रीड किया, फिर से एक्सपेरिमेंट के डेटा पे अपना काम किया, और काम करने के बाद एक्सपेरिमेंट 2 से उन्होंने कंक्लूजन को निकाला, ठीक है ना। क्या कंक्लूजन उन्होंने निकाला देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 से उन्होंने क्या किया, निष्कर्ष को निकाला, कंक्लूजन को निकाला, ठीक है ना। देखिए उन्होंने क्या कहा कि सर जी देखिए, हम काफी बारीकी से अध्ययन किए, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कराया, हमने टेस्ट क्रॉस कराया, और सबसे हमने कंक्लूजन ये निकाला है कि आंखों के रंग का जो जीन है वह एक्स क्रोमोसोम पर है। वो किस पे है, एक्स क्रोमोसोम पे। ये आंखों के रंग का जीन जो है, जैसे कि ये 4 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है ना बाबू, आपका जो ड्रोसोफिला, इसमें 4 जोड़ा क्रोमोसोम है, जिसमें लास्ट वाला जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो आंखों के रंग का जो जीन है वो ऑटोसोम पे नहीं है, वो किस पे है, वह सेक्स क्रोमोसोम पे। इसने लोकेशन को बता दिया, पूरे डेटा को ये फिर से रीड किया, ऑब्जर्व किया, और इन्होंने लोकेशन को बताया कि ये जो एक्स रंग का जो जीन है ना, ये जो लाल आंखों वाला जीन या सफेद आंखों वाला जो जीन होता है, या फिर आंख के रंग के लिए जो जीन है ना, वो उसका जो लोकेशन है वो कहाँ है, तो उसका लोकेशन जो है सेक्स क्रोमोसोम पे, वो ऑटोसोम पे नहीं है। ये सबसे पहली बात उन्होंने बताया। तो आंखों के रंग का जो जीन होता है वो ड्रोसोफिला में वो कहाँ पे होता है, एक्स गुणसूत्र पर व्यवस्थित है, एवं वाई गुणसूत्र पर, क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्स और वाई जब गुणसूत्र होंगे तो ये दोनों हेट्रोलोगस होते हैं। यहाँ पर एक्स के ऊपर जो भी जीन होते हैं उसका जो अल्टरनेट जीन जो है वाई पर देखने को नहीं मिलता है, दोनों पर जीन अलग अलग होते हैं।
होते हैं, हाँ या ना। लेकिन होमोलोगस में दोनों पे जीन जो है एक सेम प्रकार के जीन आपको देखने को, सेम कैरेक्टर के जीन, सेम ट्रेट के जीन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल में, उसमें सेम कैरेक्टर के आपको जीन जो है सेक्स क्रोमोसोम पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि बाई गुणसूत्र पर इसके समक्ष आंखों के रंग के लिए कोई जीन उपस्थित नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आंखों के रंग के लिए जीन है वह एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है। अगर मादा है तो उनके दोनों एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित हो गया, और अगर नर है तो उसमें एक क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स पे आंखों का रंग का जीन होता है, वाई पे आंखों का रंग का जीन नहीं होता है। अर्थात ड्रोसोफिला ने आंखों के रंग का जीन जो है लिंग संलग्न जीन है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट, आगे हम बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है ना। लिंग संलग्न जीन यानी वैसा जीन जिसका संबंध लिंग गुणसूत्र से है, जिसका संबंध किससे है, लिंग गुणसूत्र से है, या वैसा जीन जो लिंग गुणसूत्र पर प्रेजेंट है, एक्स पर या वाई पे प्रेजेंट होगा। वैसा जीन जो एक्स पर प्रेजेंट है या तो वाई पे प्रेजेंट है, और ये दोनों लिंग गुणसूत्र है, यानी लिंग गुणसूत्र पर प्रेजेंट होगा। तो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग संलग्न जीन कहते हैं। लिंग संलग्न जीन या फिर सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। यानी कि ये वैसा जीन है जिसका संलग्नता किससे है, लिंग से है। तो लिंग संलग्न जीन यानी सेक्स लिंक्ड जीन। तो इन्होंने खोज निकाला कि बहुत सारे जीन जो है वो कहाँ होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब इन्होंने खोज निकाला सेक्स लिंक्ड जीन के बारे में। सबसे पहले किसने बताया, मोर्गन ने बताया, ठीक है ना बाबू। सेक्स लिंक्ड जीन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, मोर्गन ने बताया। चलिए और आगे देखते हैं, सबको मिटा दे। चलिए यहां पर आपको ये चीज पता चल गई कि उन्होंने पूरे कंक्लूजन निकाला कि ये जो आंखों का रंग का जीन है वो किस पे प्रेजेंट है, वो एक्स गुणसूत्र पे प्रेजेंट है। और अगर एक्स और वाई जैसा कंडीशन आता है तो वाई पर जो है आंखों के रंग के लिए कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब यह है कि ड्रोसोफिला में जो आंखों के रंग का जीन है वो लिंग संलग्न जीन है, सेक्स लिंक्ड जीन है, ये ऑटोसोमल जीन नहीं है, ठीक है ना। सेक्स लिंक्ड जीन और ऑटोसोमल जीन और एलोसोमल जीन, ये दो वर्ड यूज होते हैं बाबू कभी कभी। ऑटोसोमल जीन का मतलब ये होता है कि वैसा जीन जो कि ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, और सेक्स लिंक्ड जीन का मतलब ये होता है वैसा जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, चाहे वो एक्स पे या तो वाई पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो आंखों के रंग का जीन है वो एक्स पे प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, सेक्स लिंक्ड जीन कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सेक्स लिंक्ड जीन का डेफिनेशन क्या होता है, आपसे पूछ सकता है। यदि किसी लक्षण का जो जीन है वो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित है, हमने बताया ना, चाहे वो एक्स पे हो चाहे वो वाई पे हो, लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित है, तो इस प्रकार का जो जीन है वो लिंग संलग्न जीन या सेक्स लिंक्ड जीन कहलाता है, ठीक है ना। अब यहां पर बात हुआ, इन्होंने हाइपोथेसिस तो दे दिया कि हाँ एक्स गुणसूत्र पर जीन प्रेजेंट है, वाई पे कोई भी जीन जो है आंखों के रंग के लिए प्रेजेंट नहीं है। जो आंखों के रंग का कैरेक्टर जो है ड्रोसोफिला में वो जो है सेक्स लिंक्ड जीन है, इसके जो क्रोमोसोम है आपको एक्स क्रोमोसोम पे देखने को मिल रहा है, वाई पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसको प्रमाणित भी करना था, इनको प्रूफ भी देना था, इसको सुधार लीजिए, प्रमाण लिख दीजिए, ठीक है ना। मोर्गन के निष्कर्षों का प्रमाण उन्होंने क्या बताया, ठीक है। उन्होंने बताया कि लाल आंखों के रंग का जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है। और ध्यान रखिएगा इन्होंने कैपिटल और स्मॉल लेटर का यूज नहीं किया था। इन्होंने क्या बताया कि जो ओरिजिनल जीन होते हैं वो वाइल्ड होते हैं, ठीक है ना। और जो म्यूटेंट जीन होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वाइल्ड जीन को ये प्लस से दिखाते थे और रिसेसिव जीन को ये क्या करते थे, नॉर्मल सिर्फ आप ये क्या करते थे, डब्ल्यू लिख देते थे, ठीक है ना। नॉर्मल ये क्या करते थे, डब्ल्यू लिख देते थे। जो डोमिनेंट होगा उसके ऊपर ये प्लस लगा देते थे, जो रिसेसिव है उस पर कोई चिन्ह नहीं देते थे। तो इन्होंने क्या किया कि लाल आंखों के रंग के जीन के लिए इन्होंने डब्ल्यू प्लस का यूज किया क्योंकि ये डोमिनेंट है, ठीक है। और सफेद आंखों के जीन के लिए इन्होंने क्या किया, सिर्फ डब्ल्यू लेटर का प्रयोग इन्होंने किया, ठीक है ना। व्हाइट डब्ल्यू, अगर व्हाइट प्लस है तो रेड, अगर सिर्फ डब्ल्यू है
तो क्या होगा, ये व्हाइट होगा। ठीक है, इन्होंने मादा के लिए क्या किया कि कुछ प्रमाणित करने के लिए इन्होंने डेटा तैयार किया, क्या कि मादा में रेड आई कब दिखेंगे, व्हाइट आई कब दिखेंगे, और नर में रेड आई कब दिखेंगे और व्हाइट आई कब दिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, हम सबको पहले डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर एक चीज हम सिर्फ रहने देते हैं, ये प्रभाव नहीं होगा, यहाँ पर क्या लिखना है, प्रमाण लिखना है। ठीक है ना, प्रमाण, ये प्रमाणित करना चाहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मादा ड्रोसोफिला, तो मादा में जो क्रोमोसोम होते हैं बाबू, आपको पता है ना, मादा में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और नर में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो है जीन है। ठीक है ना, जिस तरह से जीन का इनहेरिटेंस होगा उस तरह से क्या है कि जो आंखों का कलर का रंग जो है प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड जीन की वंशागति को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के वंशागति के कारण प्रदर्शित होने वाले जो लक्षण होते हैं उसको उस तरह के वंशागति को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में किसने बताया, मोर्गन ने बताया। ऑब्वियसली किसने बताया, मोर्गन ने बताया। ठीक है, देखते हैं, तो मादा ड्रोसोफिला में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स होते हैं और एक्स होते हैं। ध्यान रखिए, हम ऐसे करके शो कर रहे हैं, यह एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम। क्लियर है, ये भी एक्स और ये भी एक्स। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, देखिए मादा कौन से कंडीशन में मादा जो है उसकी आंखें लाल होगी और कौन से कंडीशन में उनकी आंखें जो है सफेद होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि अगर क्या होगा कि मादा पर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर पहला एक्स क्रोमोसोम पर जो है वह डोमिनेंट जीन आ जाए और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे भी क्या है, डोमिनेंट जीन हो जाए, तो इस कंडीशन में ये जो मादा ड्रोसोफिला जिसकी उत्पत्ति होनी जा रही है, इसकी जो आंखें होगी वो क्या होगी, लाल, क्योंकि दोनों डोमिनेंट जीन है ना बाबू, दोनों क्या है, डोमिनेंट जीन है, तो इनकी आंखें क्या होगी, लाल होगी, लाल आंखें। ठीक है, अब देखिए इन्होंने दूसरा कंडीशन को बताया कि अगर ये पहला एक्स क्रोमोसोम, ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, अगर ऐसा हो जाए कि मदर से आने वाला जो जीन है, ठीक है, मदर से आने वाला जो जीन है वह क्या है, आपका डोमिनेंट है, और फादर से जो जीन आया है वो क्या है, रिसेसिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो मादा उत्पन्न हो रही है, जो मादा ड्रोसोफिला, वो भी क्या होगी, उसकी आंखें लाल होगी, आंखें क्या होगी, लाल होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा कंडीशन इन्होंने बताया, तीसरा कंडीशन इन्होंने क्या बताया कि अगर मदर से जो है रिसेसिव आया है, फादर से जो है डोमिनेंट आया है, तो इस कंडीशन में भी मादा की आंखें जो होगी वो क्या होगी, लाल आंखें, क्योंकि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, आपको नियम पता है। चलिए नेक्स्ट, ये X और ये X, ठीक है, दोनों X क्रोमोसोम है क्योंकि मादा की बात हो रही है। अगर मदर से जो आया वो ओवी रिसेसिव, फादर से आया ओवी रिसेसिव, तो इस कंडीशन में आप भी अनुमान लगा सकते हो, ठीक है, कि जो मादा जो ड्रोसोफिला है इसकी आंखें क्या होगी, सफेद होगी। ये डेटा उन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद नर के बारे में वो बता रहे हैं। नर के बारे में क्या बता रहे हैं, देखिए नर की आंखें कब लाल होगी और कब सफेद होगी। तो ये नर के बारे में बता रहे हैं कि नर के पास जो होता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। एक्स पर जो है जीन होता है लाल आंखों के लिए, यानी आई कलर के लिए एक्स पे जीन होता है, वाई पे कोई जीन नहीं होता है। एक्स जो क्रोमोसोम है वो बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ऐसे करके होता है। ठीक है, हम दो पॉसिबिलिटी बनती है, हम दो पॉसिबिलिटी के यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या अब बताया जा रहा है कि जो नर की आंखें है वो कब सफेद होगी। तो देखिए नर की आंखें कब लाल होगी, तो लाल होने के लिए जो एक्स क्रोमोसोम इनके पास आ रहा है वो क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए। और अगर रिसेसिव आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनकी आंखें सफेद हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे नर कब
इनकी आंखें लाल होगी जब इनके पास जो एक्स क्रोमोसोम है उसके पास डोमिनेंट जीन होगा, क्योंकि वाई पर इसके लिए कोई भी जीन नहीं होता है। नर में जो आंखों के रंग का जीन होता है वो हेमीजाइगस कंडीशन में होता है। हेमीजाइगस मतलब अकेला होता है, वाई पर इसका कोई जीन नहीं होता है। तो इस कंडीशन में इनकी जो आंखें होगी वो क्या होगी, लाल आंखें होगी, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर रिसेसिव जीन आ गया तो इस कंडीशन में जो मादा नर की जो आंखें होगी वो क्या होगी, सफेद आंखें। नर की जो आंखें होगी वो क्या होगी, सफेद आंखें, ठीक है। ऐसा उन्होंने बताया। अब यहाँ पे प्रूव भी करना है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके हिसाब से इसको बैठा कर दिखाइए कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनके शुरू से चलते हैं, इस चीज को डेटा लेते हुए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से चलते हैं। चलिए ये है एक्सपेरिमेंट इनका फर्स्ट, ठीक है। इस सब को हम डिलीट कर देते हैं। अब हम इनके निष्कर्ष के हिसाब से, जिस हिसाब से ये प्रूफ देना चाह रहे थे उस हिसाब से हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि देखिए हमने जब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट किया था, तो एक्सपेरिमेंट जब हमने फर्स्ट किया था तो उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिला कि हमने लिया था क्या, लाल आंखों वाला मादा ड्रोसोफिला, लाल आंखों वाला मादा ड्रोसोफिला। और ये प्योर था क्योंकि हमको पहली बार जो है नर जो देखने को मिला था सफेद आंख वाला एक ही था, ठीक है। तो इनके पास जो जीन्स थे यानी सेक्स क्रोमोसोम जो थे एक्स और एक्स थे। अगर मादा है तो इनके पास क्रोमोसोम क्या होंगे, एक्स और एक्स होंगे। और जो नर हमने लिया था, जिनका क्रॉस हमने इसके साथ कराया था, वो एक्स थे और एक क्या था, वाई था, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि जो मादा ड्रोसोफिला था इनके पास दोनों का दोनों जीन जो था, यानी दो एक्स क्रोमोसोम है और दोनों जीन पे जो है यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम है, तो जाहिर सी बात है आंखों का रंग का जीन देखने को मिलेगा। और ये दोनों का दोनों क्या था, डोमिनेंट जीन था। और इनके पास क्या था, रिसेसिव जीन था, ठीक है। इसीलिए इनकी आंखें क्या थी, सफेद थी। इनकी आंखें क्या थी, सफेद थी। देखिए ना, मादा ड्रोसोफिला के पास जो आंखें थी लाल थी, कंडीशन ये था, ठीक है। और नर ड्रोसोफिला की आंखें क्या थी, सफेद थी, कंडीशन ये था। तो इस कंडीशन में तो सफेद होगा ना, क्योंकि रिसेसिव जीन है बाबू, और एक्स वाई पर तो कोई जीन है ही नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इन्होंने गैमेट बनाया तो एक ही तरह का गैमेट बनाया। इन्होंने क्या किया, दो तरह के गैमेट को बनाया, हाँ या ना। ये कितने तरह के गैमेट बनाएंगे, दो तरह के गैमेट बनाएंगे। ये दो तरह के गैमेट बनाएंगे। देखिए कौन कौन से गैमेट बना रहे हैं। तो ये एक ही तरह का कोई भी गैमेट बनेगा, कोई भी मादा युग्मक बनेगा, उसके अंदर जो एक ही प्रकार के जीन्स जाने हैं, ठीक है। और इनके पास क्या, दो तरह का, आधे में 50%, क्योंकि हेटेरोगैमेटी को शो करते हैं, आधे में जो है डब्लू होगा और आधे में जो है सिर्फ और सिर्फ आपको वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इन जो मदर से जो क्रोमोसोम आ रहा है उस पे जो है वाइल्ड जीन है, यानी कि डोमिनेंट जीन है। अब फादर से जो क्रोमोसोम आ रहा है एक्स क्रोमोसोम, वो रिसेसिव है और वाई पे कोई जीन है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनका क्रॉस इसके साथ करा देते हैं तो क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन ये आएगा कि जो, क्योंकि चांसेस होते हैं ना 50% मेल और 50% फीमेल बनने के चांसेस है यहाँ पे। तो देखिए एक एक्स क्रोमोसोम जो मिलेगा वो मदर से मिलेगा और एक एक्स क्रोमोसोम जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, फादर से मिलेगा। देखिए तो यहां से क्या हुआ, मदर से जो आया वो वाइल्ड जीन आया डोमिनेंट, फादर से जीन जो आया वो रिसेसिव आया, ठीक है। और आपने पढ़ा है ना कि अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगा तो उस कंडीशन में डोमिनेंट खुद को प्रदर्शित करेगा, मतलब इनकी जो आंखें होगी वो क्या होगी, लाल होगी। जितनी भी मादा है उनकी आंखें क्या होगी, लाल होगी, क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो मादा ही ना बाबू। चलिए अब नर की कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। नर जो होगा उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो आएगा वो किससे आएगा, मदर से आएगा। और एक एक्स वाई क्रोमोसोम जो मिलेगा वो कहां से मिलेगा, फादर से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक्स, ये जो एक्स क्रोमोसोम है उससे कौन सा जीन आ रहा है, W+ आ रहा है। अब देखिए ना, W+ वाइल्ड जीन है इसके पास प्रेजेंट, और इसके रोकने के लिए दूसरा कोई जीन है ही नहीं एक्स वाई पे, ठीक है ना। तो एक्स पर जो जीन होगा वही खुद को प्रदर्शित कर देगा, मतलब ये जो है नर होंगे और इसकी आंखें क्या होगी, लाल होगी। इसी कारण से जब इन्होंने क्या किया, लाल आंखों वाले मादा ड्रोसोफिला का संकरण जो है सफेद आंखों वाले नर से कराया तो 100% जो संतति मिला इनको वह
क्या मिला, हेट्रोजाइगस। देखिए ना, एक हेट्रोजाइगस एक हेमिजाइगस कंडीशन में। इसका मतलब क्या है कि 100% जो संतति F1 जनरेशन के थे उनको आंख क्या मिली, लाल मिली, चाहे वह नर हो चाहे वह नर हो, चाहे वो क्या हो, मादा। क्लियर ना, ये पहले बात को इन्होंने प्रूफ कर दिया। चलिए उसके बाद क्या है, दूसरे F1 तो आपने प्रूफ कर दिया, चलिए इस तरीके से आपका डेटा सही भी है। F2 को प्रूफ कीजिए। F2 में क्या किया इन्होंने, F1 जनरेशन से एक नर को लिया था और एक मादा को लिया था। ध्यान से समझिएगा, एक नर को लिया था और एक मादा को लिया था। तो मादा ड्रोसोफिला लिया जिसकी आंखें क्या थी, लाल थी। उठाया कहां से, F1 जनरेशन से, यहां से उठाया। तो देखिए F1 जनरेशन में जो मादा है, ठीक है, वो क्या है, उनकी जो जीनोटाइप है वो क्या है, वो ये है एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना। और एक नर को लिया तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। क्लियर है। अब देखिए इस पे जीन्स किस तरह के हैं। जीन्स है क्या है, एक है आपका डोमिनेंट और दूसरा क्या है आपका रिसेसिव। इस पे जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है। क्लियर ना, बात तो समझ में आ रही है ना बाबू। चलिए ये जब गैमेट बनाएंगे तो अब जो है ये जीन्स के हिसाब से 2 तरह के गैमेट बन जाएंगे ना। और ये भी जो है जीन्स के हिसाब से कितने तरह के गैमेट बनेंगे, 2 तरह के गैमेट बनेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्रोमोसोम के हिसाब से मादा एक ही तरह का गैमेट बना रही है, लेकिन जीन्स के हिसाब से 2 तरह का गैमेट। ठीक है, देखिए ये दोनों आपस में बढ़ जाएंगे, ये भी दोनों आपस में बढ़ जाएंगे, तभी तो होगा ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, चलिए 50% में जो जीन आया वो डोमिनेंट, 50% में जो जीन गया वो रिसेसिव, और इनका जो 50% है वो एक्स है जिस पे डोमिनेंट जीन है, और वाई पे तो जीन होता ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी देखते हैं। देखिए अगर ये फीमेल गैमेट जो है इस मेल गैमेट से फ्यूज हो जाए, ठीक है, तो जो संतति होगा वो मादा होगा। सबसे पहली बात तो ये संतति क्या होगी, वह मादा होगी, क्योंकि इधर से भी मदर से भी एक आ रहा है और फादर से भी क्या आ रहा है, एक आ रहा है। चलिए आंखों की बात कर लेते हैं, वो कैसा होगा। तो आंखों की अगर हम बात कर ले तो क्या होगा, मदर से जो आ रहा है वो W+ यानी डोमिनेंट आ रहा है, फादर से जो आ रहा है वो भी W+ यानी डोमिनेंट हो रहा है। यानी कि ये तो सबसे पहली बात मादा है और इनकी आंखें क्या होगी, लाल, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब क्या है, इसी गैमेट को हम क्या करते हैं, इसके साथ फ्यूज करवाते हैं। तो क्या आएगा, एक मादा से जो आया वो क्या आया, एक्स क्रोमोसोम, और फादर से जो आया वो वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माता से यानी मदर से जो एक्स क्रोमोसोम आया था उस पे वाइल्ड जीन है, ठीक है, और वाई क्रोमोसोम पे तो जीन्स होते ही नहीं है। अब यहाँ पर आप कंक्लूजन लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, तो नर होगा और इनकी जो आंखें होगी वो लाल होगी, इनकी आंखें क्या होगी, लाल होगी। ठीक है ना। अब दूसरे प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। अगर ये गैमेट आया होता और इस गैमेट के साथ फ्यूज हुआ होता तो क्या होता, तो ये होता मदर से जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा होता उस पर रिसेसिव जीन होता, और फादर से जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है उस पर डोमिनेंट जीन होता। हाँ या ना। बगल में आपको क्या करना है ना बाबू, ये डेटा भी बना लेना है, इसी बगल में जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही डेटा आपको बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला, मदर से जो आया वह रिसेसिव, फादर से जो एक्स क्रोमोसोम मिला इसको वो क्या है, डोमिनेंट। अब देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो होगी वो क्या होगी, मादा होगी, और इनकी जो आंखें होगी, अब देखिए डोमिनेंट है तो जाहिर सी बात है लाल हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, ये जो है इसके साथ मैच कर जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्स आया है मदर से और एक वाई आया है वो किससे आया है, फादर से आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जीन्स देखते हैं, जीन्स किस तरह का है। मदर से जो जीन आया है वह रिसेसिव जीन है, फादर से जो क्रोमोसोम आया है वो वाई क्रोमोसोम, इस पर जीन तो होते ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेल होगा और इनकी आंखें क्या होगी, रिसेसिव जीन है तो सफेद होगा, इनकी आंखें क्या होगी, सफेद होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर रेशियो निकाला जाए लाल और सफ़ेद के बीच में, तो यहाँ पर क्या रेशियो निकल रहा है, लाल और सफ़ेद के बीच में अगर रेशियो निकाल रहे हैं, लाल और सफ़ेद के बीच में रेशियो निकाल रहे हैं, यहाँ पर आपको सुधार देनी है जो कि हमने बताया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख देना है, सफ़ेद लिख देना है, ठीक है, लाल और सफ़ेद, लाल और सफ़ेद, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, रेशियो निकाल रहे हैं, तो लाल कितने हो जाएंगे, देखिए ना, लाल जितने भी मादा हैं, XX क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम जितने भी मादा है वो सब के सब जो है वो उनकी आंखें लाल है। आप देख लीजिए, XX ये मादा है, इनकी आंखें लाल है, ये मादा है, इनकी आंखें लाल है, ठीक है। और जितने भी नर है उसमें से आधे नर की आंखें लाल है, ठीक है, और आधे नर की आंखें क्या है, सफ़ेद है। यानी यहाँ से रेशियो सिंपल निकल के आ जा रहा है, लाल जो है 3 यानी 75% और 25% जो नर है वो क्या है, वो मादा है। तो यानी 3:1 आ रहा है, क्लियर ना, 3:1 आ रहा है। मेंडल के नियम के अनुसार ये काम कर रहा है। यहाँ 100% लाल होना मतलब मेंडल का नियम है, प्रभाविता का नियम, 3:1 काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे काम कर रहा है। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों में इन्होंने जो क्रोमोसोम का डेटा बताया और इन्होंने जो बताया कि जो लाल आंखों का जो जीन है वो X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और उन्हीं के हिसाब से अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट को हम बना रहे हैं तो वो 100% सही साबित हो रहे हैं, कहीं पे भी डेटा मिस नहीं हो रहा है। चलिए, इसके आगे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर उनका जो बताया गया जो चीज़ है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वो काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए इन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन सॉरी टेस्ट क्रॉस कराने के लिए मादा ड्रोसोफिला लिया, ठीक है ना, और जो कहाँ से लिया इन्होंने, F1 जनरेशन से लिया था। तो F1 जनरेशन से जो मादा ड्रोसोफिला लिए होंगे तो F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस होता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का दोनों X क्रोमोसोम होगा, और एक जो जीन होंगे वो वाइल्ड होंगे और दूसरे पर जो जीन होगा वो रिसेसिव होगा। एक पर जो जीन होंगे वो वाइल्ड होंगे और दूसरे पर जीन जो होगा वो रिसेसिव होगा, क्योंकि कहाँ से लिया गया है इसको, F1 जनरेशन से, ठीक है। अब नर जो है ये पेरेंटल जनरेशन से है, और इनकी जो आंखें हैं वो क्या है, सफ़ेद है। तो देखिए ना, सफ़ेद आंखों के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बताया उन्होंने कि सफ़ेद वाला जीन सिंपली जाएगा तो आंखें सफ़ेद हो जाएगी, क्योंकि X एक ही क्रोमोसोम होता है और बाकी तो इनके पास दूसरा Y होता है। चलिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी आंखें सफ़ेद है मतलब इनके पास जो है रिसेसिव जीन है, क्लियर ना। अब ये क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है दो तरह का गैमेट बनेगा, जीन्स के हिसाब से दो तरह का, क्रोमोसोम के हिसाब से एक ही तरह का, सब में जो है जितने भी गैमेट बनेंगे सब में X ही होंगे, ठीक है। और यहाँ भी क्या करेंगे, ये भी जो गैमेट बनाएंगे इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, आप सही नहीं किए। चलिए, ये जो गैमेट बनाएंगे ये भी दो तरह का गैमेट बनाएंगे, और ये जो गैमेट बनाएंगे ये भी दो तरह का गैमेट बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो है मेंडल जो मॉर्गन है उनकी कहा हुआ जो बात है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या आंखों का रंग का जीन जो है वो X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, Y पे नहीं प्रेजेंट है, ये सत्य है या नहीं है। तो अगर यहाँ पर भी साबित हो जा रहा है मतलब वो 100% सही है, और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जैसा भी कोई चीज़ होता है तो आधा इधर हो गया और आधा क्या हो गया इधर, आधे में रिसेसिव आधे में डोमिनेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रिसेसिव और इधर क्या डोमिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। इसको जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, जो X आया है वो मदर से आया है, ठीक है, और जो दूसरा X आया है वो कहाँ से है, फादर से आया, ठीक है। तो देखते हैं, जो मदर से आया है वो क्या है, वाइल्ड है, और जो फादर से आया है जाहिर सी बात है ये क्या है, रिसेसिव है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये बताइए मेल होगा या फीमेल होगा, ऑब्वियसली ये क्या होंगे, फीमेल होंगे, ठीक है। और ये जो फीमेल होंगे और इनका जो आँख होगा वो कैसा होगा, तो ऑब्वियसली इनकी जो आँखें होंगी वो क्या होगा, लाल होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आराम आराम से ही समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये जो है इसके साथ अगर मैच किया होता तो क्या होता, तो X क्रोमोसोम मदर से मिलता, ओहो डिफरेंट कलर हमने यूज कर लिया, देखिए X क्रोमोसोम जो है मदर से मिला और Y क्रोमोसोम किससे मिला,
फादर से मिलता है। ठीक है, जीन्स देख लेते हैं। तो जीन्स जो है बाबू, जो मदर से जीन आया है वो वाइल्ड जीन आया है, और जो फादर से जो आया है एक्स वाई क्रोमोसोम, इसका तो जीन्स होता ही नहीं है। मतलब ये क्या है, एक्स और वाई क्रोमोसोम है, मतलब ये मेल है, पहली बात। और इनकी आंखें कैसी होगी, तो लाल होगी, नो डाउट इनकी आंखें क्या होगी, लाल होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, अब इस गैमेट को क्या करते हैं, इस गैमेट के साथ फ्यूज करवाते हैं, तो क्या मिलेगा, एक मदर से भी एक्स आएगा और फादर से भी एक्स आएगा, मदर से भी एक्स और फादर से भी एक्स आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, मदर से भी एक्स और फादर से भी क्या आया, एक्स आया। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि जो मदर से एक्स आए हैं वो रिसेसिव है, और जो फादर से आया है वो भी रिसेसिव है, वो भी क्या है, रिसेसिव है। तो पहली बात ये जो होंगे, ओहो यहाँ मेल का साइन हम दे दिए, फीमेल का उल्टा उल्टा दे रहे क्या बाबू, आपको बतानी चाहिए थी ना। ये जो है ये फीमेल है, और ये जो है ये क्या है, मेल। ठीक है, और ये जो है ये भी हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। अब बताइए फीमेल है और दोनों रिसेसिव है, तो जाहिर सी बात है क्या होंगी, इनकी आंखें सफ़ेद होंगी, इनकी आंखें क्या है, सफ़ेद होंगी। ठीक है, चलिए आखिरी प्रोबेबिलिटी है। तो आखिरी प्रोबेबिलिटी में क्या बन रहा है कि ये वाला, अगर ये एक्स क्रोमोसोम अगर इस वाई क्रोमोसोम से मिलता तो क्या होता, तो यही होता बाबू कि एक्स जो आता है वो मदर से आया था, वाई क्रोमोसोम जो आता है वो फादर से आता है। ठीक है, जीन्स किस तरह के आते हैं, जीन्स जो आते हैं मदर से जो आता है वो रिसेसिव आता है, और फादर के पास तो आई कलर के लिए जीन होते ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये मेल होंगे या फीमेल, ये बात को बता दीजिए। तो ये मेल होंगे और इनकी आंखें लाल होगी या सफ़ेद, जाहिर सी बात है क्या होगी, सफ़ेद होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब इस पूरे डेटा को ध्यान से देखते हैं। ये जो है फीमेल है और ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो ये दोनों फीमेल है, और जितने भी फीमेल हैं इनमें से 50% जो फीमेल हैं इनकी आंखें क्या है, जितने फीमेल हुए उस सब में से आधे की आंख जो है लाल है और आधे की आंख क्या है, सफ़ेद है। यानी 50% मादा लाल आंखों वाली और 50% मादा क्या है, सफ़ेद आंखों वाली। ये रिजल्ट उनको मिला था। ठीक है, अब क्या है, जो मेल देख लेते हैं। तो 50% मेल और 50% मेल, 50% मेल की जो आंखें हैं वो लाल है। ठीक है, और 50% जो मेल की आंखें हैं वो क्या है, सफ़ेद है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी यहाँ पे भी क्या है, वो 100% राइट साबित हुए, और उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ करके दिखा दिया। यानी उन्होंने जो बात कही कि जो आई कलर का जीन, आई कलर का जो जीन ड्रोसोफिला में पाया जाता है वह एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है, और वाई क्रोमोसोम पे ऐसा कोई जीन नहीं होता। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यह है कि वह कोई भी जीन जो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पे होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्स लिंक्ड जीन कहेंगे, सेक्स लिंक्ड जीन कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसका मतलब जो मॉर्गन है वो यहाँ पर 100% सही साबित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और बोला, क्या बोला था, देखिए यहाँ पर मादा जो है उसकी आंखें लाल है। ठीक है, मादा जो है उनकी आंखें क्या है, लाल है, और जो नर है उनकी आंखें क्या है, सफ़ेद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, नर का आंख सफ़ेद है, मादा का जो आंख है वो लाल है। देखिए मादा का लक्षण जो है वह नर में देखने को मिला, मादा का लक्षण, मादा का लाल आंख, अरे इनके संतति में किसमें दिखा, नर में लाल आंख। ठीक है, अब देखिए सफ़ेद आंख नर में था, यहाँ क्या है, मादा में भी देखने को मिला। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि मदर का कैरेक्टर, मदर और फादर ये दो चीज़ है, मदर और फादर ये दो चीज़ है, अगर मदर के कैरेक्टर जो है इनके नर ऑफ स्प्रिंग में देखने को मिले, कहाँ, नर ऑफ स्प्रिंग में, और फादर के कैरेक्टर जो है वो आपके मादा में देखने को मिले, सिंपल कह सकते हैं कि माता का कैरेक्टर बेटा में और पिता का कैरेक्टर अगर बेटी में देखने को मिले, लक्षण बेटी में देखने को मिले, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को मॉर्गन ने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा। ठीक है ना, क्या कहा,
इन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी आपको देखने को मिला। तो यहाँ से उन्होंने क्या बताया, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को उन्होंने समझाया, उन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को उन्होंने समझाया। जब वो क्या करेंगे, जब वो क्या करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, तब जाकर वो एक न्यू टर्म को लाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे लिंकेज। और वहां पर हम समझेंगे कि लिंकेज क्या होता है, लिंकेज की प्रोबेबिलिटी कब अधिक होगी, लिंकेज की प्रोबेबिलिटी कब कब होगी, ठीक है। लिंक्ड जीन किसको कहेंगे, अनलिंक्ड जीन किसको कहेंगे, तो ये सारी टर्म जो है हम जब इनके डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे वहां पर हम समझेंगे। तो ओवरऑल आज के क्लास में ये कंप्लीट हो गया कि मॉर्गन ने किस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया और किस प्रकार से उन्होंने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को खोजा, सेक्स लिंक्ड जीन को खोजा और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को खोजा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है बाबू, आप पढ़ते रहिए।